जय हिंद। फाइनली जिस चीज का लोगों को वेट था, अब वो मौका आ ही गया। लोग वेट कर रहे थे Hyundai का आईपीओ कब आएगा कब आएगा कब आएगा। तो Hyundai वालों ने अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरा, उसे धक्का मारा और उन्होंने कहा चलो फाइनली हम आईपीओ लेकर आते हैं। प्राइस बैंड भी फिक्स कर दिया, डेट्स भी फिक्स कर दिए। बट इस बीच में ना कुछ इंटरेस्टिंग बातें सामने आ रही हैं। इंटरेस्टिंग बातें, वैल्यूएशंस कैसी है, कितना पार्ट फ्रेश इशू है, कितना पार्ट ओएफएस है, पैसा किस लिए उठा रहे हैं, क्या बाकी जिस तरीके से मारुति ने पैसा बनाकर दिया, टाटा मोटर्स ने पैसा बनाकर दिया, अशोक लीलैंड थोड़ा बहुत तो बनाकर दिया है, राइट, छोटा बच्चा है, अशोक लीलैंड ने भी पैसा बनाकर दिया। तो ओलेक्ट्रा हो गया, चलो वो तो समझ आता है कि आपका ईवी व्हीकल्स वगैरह में है, जेबीएम हो गया। क्या Hyundai पैसा बनाकर देगा या नहीं देगा, क्या इसमें कोई शेयर होल्डर कोटा है या नहीं है, ये सारे सवालों के जवाब आज इस वीडियो में मिलेंगे। फाइनली पता चलेगा हमें अप्लाई करना है या फिर अप्लाई नहीं करना है। हाय एवरीवन, माय नेम इज बोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के वीडियो में करेंगे एक इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ जो आ रहा है, दैट इज Hyundai कंपनी का। कार मेकिंग है, क्या कार मेकिंग में हम ड्राइव करेंगे या ड्राइव नहीं करेंगे, सीट से उतर जाएंगे, देखते हैं आज के वीडियो में। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, ये टॉप 5 स्टॉक्स अक्टूबर मंथ के लिए गरुड़ा कंस्ट्रक्शन आईपीओ, आरएसआई स्ट्रैटेजी, वारे रिन्यूएबल्स वगैरह, यहां पर आपको ऑन द बोर्ड सब कुछ मिल जाएगा। वोडाफोन जब कहीं ट्रेड कर रहा था ये 10-11 रुपए के आसपास, तब भी मैंने कहा था नहीं खरीदना है, नहीं खरीदना है। 9.2 9.1 तक गया। फिर ये वीडियो जरूर देख लेना, एक ऐसी वीडियो जिसमें 16 अपकमिंग स्टॉक्स में शेयर होल्डर कोटा हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। Hyundai Motors incorporated in 1996, Hyundai Motor Limited is a part of Hyundai Motor Group, which is the third largest auto ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर इन द वर्ल्ड बेस्ड ऑन पैसेंजर व्हीकल सेल्स। ठीक है, एक होता है पैसेंजर व्हीकल, एक हो गया कमर्शियल व्हीकल। पैसेंजर व्हीकल्स जो हम लोग 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स वगैरह हम लोग खरीदते हैं। बट कमर्शियल व्हीकल्स वगैरह में जाएगा आपका ऑटोज वगैरह हो गया, या बसेस वगैरह हो गया, ट्रक्स वगैरह हो गया, जिनसे आप कमर्शियल एक्टिविटी करते हो। तो ये थर्ड लार्जेस्ट है, खुद ही अपने पार्ट्स वगैरह बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर पढ़ते हैं। The company manufactures and sells reliable, feature-rich and innovative 4-wheeler passenger vehicles backed by the latest technology. The company also manufactures parts such as transmission and engines. तो मतलब बेचते तो है ही हैं, खुद कुछ पार्ट्स वगैरह भी बनाते हैं। कुछ पार्ट्स वगैरह को जो गाड़ी बनाते टाइम आपको इंपोर्ट करने पड़ेंगे, जैसे कि पेंट हो गया, शीशा हो गया, मेटल्स वगैरह हो गए, मेन पार्ट्स जो हो गए, इंजन, ट्रांसमिशन वगैरह, वो खुद भी बनाते हैं। कंपनी के अब अगर नेटवर्क की बात करते हैं तो 1300 सेल्स पॉइंट्स हैं जहां से ये अपनी गाड़ियां बेचते हैं, जिसमें कि 1500 और सर्विस पॉइंट्स हैं। यानी कि देखो, कई जगह होंगी जहां पे सिर्फ गाड़ी बिकती होगी, सेल्स नहीं होती होगी, सर्विस नहीं होती होगी, आई शुड से। कई जगह ऐसी होंगी सिर्फ सर्विस सेंटर है, गाड़ी खराब हो गई, जाओ भैया उसे ठीक कराओ, वापस आ जाओ, वहां से नई गाड़ी नहीं खरीद सकते। नेक्स्ट क्या कंपनी बोलती है, अभी तक कंपनी ने लास्ट ईयर यानी कि मार्च 31 तक 2024 में 12 मिलियन यानी कि 1.2 करोड़ गाड़ियां बेची हैं, पैसेंजर व्हीकल्स वगैरह बेचे हैं। ठीक है, थ्रू एक्सपोर्ट्स वगैरह के हिसाब से भी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। Company manufactures and sells 4-wheeler passenger vehicle including models such as sedans, hatchbacks, SUVs और EVs वगैरह में भी आ गए। इनफैक्ट ये लोग हाइब्रिड वगैरह में भी आए। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इनके कुछ अच्छे हैं वो हो गया i10, i20 लाइन, ऑरा, एलेंट्रा, वेन्यू L9, वरना क्या, वरना गाड़ी का नाम है यार, क्रेटा इनलाइन, एल्काजार, ये आजकल बहुत चल रही है एल्काजार, टक्सन और ईवीज वगैरह आ गए इनके। ठीक है, लास्ट क्या हुआ है कि 360 डीलर्स वगैरह कंपनीज के साथ इन्होंने पार्टनरशिप करी है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहां पर है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चेन्नई में है, जो फुल रेंज ऑफ व्हीकल मॉडल्स वगैरह है। कंपनी एक्सपोर्ट्स भी करती है, कहां, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मतलब इंडिया के मैप से जो आसपास ये छोटे छोटे कंट्रीज वगैरह है ना, छोटे भाई बंधु वगैरह हमारे, उनके पास ये अपना माल वगैरह बेचती है।
ऑलराइट, एज ऑफ नाउ देख के तो ठीक लग रहा है, क्यों? क्योंकि बाकी तो फाइनेंशियल्स, वैल्यूएशन इन सब पे पता चलेगा, बट सबसे बड़ी बात एज ऑफ नाउ क्या आ रही है कि भाई खुद ही मैन्युफैक्चर करते हैं, इंजन वगैरह पे भी खुद फोकस है, डीलर्स वगैरह अच्छे नजर आ रहे हैं। लास्ट ईयर इन्होंने 1.2 CR गाड़ियां, 1.25 करोड़ गाड़ियां भी बेची है, जो कि अच्छा नंबर है। बाकी और देखते हैं धीरे धीरे कैसे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, जरा कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। वैसे डेट देखने का फायदा नहीं है इस टाइम, अगर कुछ क्लैश हो भी रहा होगा तो फोकस इस पे ही रहेगा लोगों का। 15 अक्टूबर को आईपीओ ओपन होगा, 17 अक्टूबर 3 दिन आईपीओ रहेगा, अलॉटमेंट आएगी 18 तारीख को, सैटरडे संडे आ गया, फिर रिफंड्स और शेयर 21 तारीख को, और 22 अक्टूबर को यहां पर लिस्ट होने वाला है। चलो भाई वैल्यूएशन बताओ। फेस वैल्यू है 10 रुपए, बहुत अच्छी बात है। प्राइस बैंड रखा है 1900 से 1960। हो 1960, 1900 से 1960 हम अगर अप्लाई करेंगे, जैसे जैसे प्रोसीड करेंगे तब पता चलेगा, तो हमें अप्लाई करेंगे 1960 पे। कई लोगों को जो डाउट आता है कि यार एप्लीकेशन लगती ही नहीं, कुछ मेजॉरिटी ऑफ रीजंस मैं बताना चाहूंगा। आईपीओ अप्लाई करते टाइम ध्यान रखें, आप चाहे पहले दिन लगाओ, दूसरे दिन लगाओ, तीसरे दिन लगाओ, कोई डिफरेंस नहीं है। कई लोगों के दिमाग में ये मिथ है मैं पहले दिन लगाऊंगा तो जरूर मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, लॉटरी सिस्टम है। नंबर 2, अगर आप अप्लाई करते हो 1900, 1910, 1920, 1930, ये वो नहीं, रिजेक्ट है एप्लीकेशन। 1958, 1958, 1951 भी अप्लाई करते हो, रिजेक्ट है। 1960 नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद आप ट्राई करिए अपनी ही यूपीआई आईडी से लगाइए। कई लोग क्या करते हैं, अपना डीमैट है, दोस्त की यूपीआई आईडी से लगा दिया, मम्मी के लगा दिया, फादर, हो सकता है एक बारी को मिल जाए, बट मेजॉरिटी ऑफ चांस है रजिस्ट्रार रिजेक्ट कर सकता है। 1 पैन कार्ड 1 एप्लीकेशन का रूल है। आपके पास अगर जीरोधा का अकाउंट है, एंजल का अकाउंट है, आप सोचो एक जीरोधा से लगा देता हूं, एक एंजल से, दोनों रिजेक्ट हो जाएंगी। एक पैन कार्ड पे एक ही अलाउड है। नेक्स्ट 1960 का ये हो गया, 7 शेयर्स का इन्होंने बंडल बनाया है, सिर्फ 7 शेयर्स के आसपास। चलो ठीक है, अब आते हैं इशू साइज के ऊपर, जो हम लोगों ने वीडियो की स्टार्टिंग में बात करी कि इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ आ रहा है। कितना? 27,870 करोड़, राउंड ऑफ 28,000 करोड़ रुपए पैसा रेस कर रहे हैं। अरे ये क्या, ओएफएस, पूरा का पूरा ओएफएससी है, एक भी रुपया कंपनी के पास नहीं जाएगा। आप सोचो मैं आईपीओ भरूं, इतना सारा अमाउंट है, 28,000 करोड़ रुपए कंपनी में पैसा जाए, कंपनी डेट रिड्यूस करे, नए प्लांट्स खोले, नए मॉडल्स लेकर आए, ईवी का जमाना है, या 2 व्हीलर में इन्वेस्ट करे, कुछ नहीं भैया, नहीं। सारा का सारा पैसा जाएगा ओएफएस यानी प्रमोटर के पास, जो अपना माल बेच रहा है। पड़ गया डेंट एकदम से खटाक। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। क्यूआईबी को देने वाले हैं 50%, रिटेल वालों को 35%, एचएनआई को 15%। अगर अप्लाई करेंगे तो इस कैटेगरी में, क्योंकि इनके पास वेटेज ज्यादा है, कोटा ज्यादा है। नेक्स्ट एक एक लॉट का साइज भी देख लेते हैं पहले। एक लॉट बनेगा 13,720 रुपए का, 14,000 से भी कम हुआ। 2 लाख से नीचे एप्लीकेशन है तो यूजुअली आप 13 अप्लाई कर सकते हो, अब की बार है आपके पास 14। फिर आगे एचएनआई और बिग एचएनआई। अच्छा, लास्ट टाइम भी वीडियो में कई लोगों ने पूछा था कि क्या एचएनआई में देने के लिए कोई सर्टिफिकेट देना होता है? नहीं देना होता। क्या मैं इनको उसी टाइम सेल कर सकता हूं? यस, आप चाहे एचएनआई लगाओ, रिटेल लगाओ, स्मॉल एचएनआई लगाओ, बिग एचएनआई, आप लिस्ट होते ही बेच सकते हो। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। अब इन्होंने एंकर इन्वेस्टर का कोटा कितना था? 8300। एंकर इन्वेस्टर जिनके पास लॉक इन वगैरह रहता है, इनका कोटा था 8300 करोड़ का, और पूरा का पूरा इन्होंने एंकर इन्वेस्टर से रेस कर लिया है। नेक्स्ट, प्रमोटर के पास अभी पूरा का पूरा 100% है, मतलब आज तक इक्विटी 1% भी डाइल्यूट नहीं करी, और अब की बात डाइल्यूट करी तो तसल्ली से डाइल्यूट करी कि सारा का सारा पैसा मैं रख लूं, कंपनी के पास कुछ ना जाए। मुझे यह चीज ना पर्सनली बता रहा हूं, मे भी हो सकता है किसी और एनालिस्ट का व्यू डिफरेंट हो, किसी और बंदे का व्यू डिफरेंट हो। मुझे यह चीज पर्सनली थोड़ी सी नेगेटिव लगती है कि आईपीओ हम अप्लाई कर रहे हैं तो पैसा कंपनी में जाना चाहिए। आप बाद में अपनी इक्विटी डाइल्यूट करो, अपना स्टेक रिड्यूस कर सकते हो ओपन मार्केट वगैरह में, बट आप आए ही उस मोटिव से हो। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, फाइनेंशियल्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखते हैं कि फाइनेंशियल्स क्या बोलती है कंपनी के। थोड़ा सा जूम इन, परफेक्ट। फुल ईयर ये है एक क्वार्टर का, ये जून तक। बेसिकली ये जुलाई अगस्त सितंबर भी फाइल कर सकते थे अगर चाहते, थोड़ी मेहनत करते। कोई नहीं करा। इसको इंटू 4 करेंगे क्योंकि 4 क्वार्टर का बैलेंस करके देखते हैं। एसेट्स,
28,000 करोड़ के एसेट्स थे, एसेट्स बढ़ के हो गए 34,000 करोड़, बहुत अच्छी बात है। बट वापस से डिप आया, 34 के हो गए 26, और 26 से भी और 1,000 करोड़ माइनस होके हो गया 25,000 करोड़। मतलब एक क्वार्टर में ही 1,000 करोड़ के एसेट्स गए। कहां गए पता नहीं। रेवेन्यू, सेल्स, 48,000 करोड़ की सेल्स थी, सेल बढ़ के हो गई 61,000, 61,000 करोड़, बहुत ही अच्छी बात है। 61 के हो गए 71, अच्छी ग्रोथ है। और 71 की है 17। बट ये 17,000 करोड़ है एक क्वार्टर का। अगर मैं इसको इक्विवेलेंट भी बनाता हूं, मल्टीप्लाई बाय 4 भी करता हूं, तो आंसर आएगा कुछ 68, 69,000 प्लस प्लस प्लस। अब देखो, हम लोग अगर एक फेयर व्यू दे रहे हैं तो ये नहीं कि सिर्फ नेगेटिव चीजें देखेंगे। अब यहां पर एक चीज क्या आ रही है कि यूजुअली गाड़ियों की जो सेल्स होती है, ध्यान से सुनना, वो होती है सेकंड हाफ में। क्यों? जैसे ही ये फेस्टिव सीजन आना स्टार्ट होगा, मतलब कि कुछ लोग हो सकता है रक्षाबंधन वगैरह पे ले ले, फिर वेडिंग सीजन आएगा, राइट। कुछ जो दिमाग से पैदल लोग होते हैं वो दहेज मांगते हैं, जो कि डेफिनेटली बहुत ही गलत बात है। खुद में अंदर इतना बनाओ ना यार, खुद कमा के दिखाओ। चलो, लेट्स नॉट डाइवर्सिफाई टू दैट टॉपिक। अब यहां पर क्या चीज आ रही है कि भाई रेवेन्यू रेज होगा, क्योंकि सेकंड हाफ में वेडिंग सीजन आएगा, दिवाली आएगी, धनतेरस आएगा। फिर जब जनवरी के आसपास कंपनी नए मॉडल लॉन्च करती है, तब और सेल्स बढ़ती है। तो यहां पर सेल्स इनलाइन चल रही है, और इनफैक्ट थोड़ी बढ़ी हुई मिलेगी। प्रॉफिट बताओ, क्या प्रॉफिट कमा रहे हो? तो 47,000 करोड़ की सेल्स पर कुछ 3,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कमाया। मार्जिन था 6% बस। चलो समझ आता है, खर्चे इतने हैं, टैक्सेस वगैरह इतने हैं यहां पर इस इंडस्ट्री में। फिर 61,000 करोड़ पे 4700 करोड़, मार्जिन हो गया 7%। फिर 71,000 पे 6,000 करोड़ के आसपास, मार्जिन हो गया कुछ 8% के आसपास। 6, 7, 8 मार्जिन बढ़ता जा रहा है। अब 1500 करोड़, 1500 मल्टीप्लाई बाय 4 करूंगा, वापस से 6,000 करोड़ के आसपास आएगा। है तो इनलाइन, और जैसा हमने एक्सपेक्ट करा सेल्स वगैरह से बढ़ सकता है, तो मार्जिन अभी भी 8% है और इनलाइन ही है। ये एक अच्छी बात नजर आई कि 6, 7, 8 धीरे धीरे मार्जिन बढ़ा रहे हैं, प्राइस बढ़ा रहे हैं। रिजर्व्स 16,000, 19,000, 19,000 के सीधा हो गए 9,000, जहां पर एसेट्स भी कम हुए, रिजर्व्स भी कम हुए। मे बी अगर मैं बोलता हूं कि अगर आपने किसी प्लांट केपेक्स वगैरह में भी करा तो एसेट्स में नजर आना चाहिए। इस टाइम तो कोविड भी नहीं था। 9,000 के हो गए 11,000। बोरोइंग्स 1100, 1100, 700, 700, 700 करोड़ की बोरोइंग्स है। बोरोइंग्स तो रिड्यूस करी जा सकती है इजीली, रिजर्व्स इतने ज्यादा है इनके पास, राइट। इट्स नॉट इवन 7-8% की बोरोइंग है, रिजर्व के कंपैरिजन में कम कर दो। फाइनेंशियल्स की बात करें, एज ऑफ नाउ फाइनेंशियल लुक्स गुड। क्यों? क्योंकि मार्जिन बढ़ रहा है, बट एसेट्स में जो ड्रॉप आया एक नेगेटिव है, रेवेन्यू कांस्टेंट है, प्रॉफिट समझ आता है, मार्जिन अच्छे हैं। बट सबसे अच्छी बात ये जो रिजर्व्स में डेंट आया यहां से यहां तक, ये थोड़ा सा ट्रबलिंग लग रहा है। मैं बोलता हूं चलो आपका एक साल नेगेटिव वगैरह भी गया, बट वापस से ये नेगेटिव वगैरह हो गया। जब आपकी सेल्स बढ़ रही है, रेवेन्यू बढ़ रही है, रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, इस क्वार्टर में भी बढ़े, तो आपका एसेट्स बढ़ना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 13% है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 12% के आसपास है। ये समझ आता है, पॉजिटिव है। अब नेक्स्ट, पैसा तो कंपनी के पास जाएगा नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू कंपनी के नहीं है। अच्छा, आपको पता है ये आईपीओ आ रहा है 28,000 करोड़ का। आपको पता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, कुछ 6 आईपीओ के नाम लिखता हूं, फिर फाइनल इसके वर्डिक्ट पे आता है, लगाना या नहीं लगाना। पेटीएम, एलआईसी, कोल इंडिया, एसबीआई कार्ड्स, और उसके बाद जीआईसी लिख लेते हैं। पेटीएम, एलआईसी, कोल इंडिया, एसबीआई कार्ड्स, और एक रह गया आर पावर। आपको पता है इन सब में कॉमन क्या है? आप कहोगे क्या है? सब लिस्टेड कंपनी है। डेफिनेटली सब लिस्टेड कंपनी है। ये सारे 10-10 हजार, 15-15 हजार करोड़ के आईपीओ थे। जितने बड़ा आईपीओ उतनी बड़ी सप्लाई। यही चीज मैंने लास्ट टाइम ओला के टाइम भी डिस्कस करी थी कि भाई वहां पे थोड़ा सा ही प्रॉफिट होगा, डू नॉट एक्सपेक्ट कि भाई ज्यादा होगा। लिस्टिंग गेन हुए उस दिन पे 8-10% के आसपास लिस्टिंग गेन बने। अब आते हैं इस बात पे, क्यों जितना बड़ा आईपीओ सबको अलॉटमेंट इजीली मिल जाएगी। हमें चाहिए होता है अलॉटमेंट इजीली ना मिले, ताकि जिसको नहीं मिला है, इसको ऐसे समझाता हूं, सपोज करते हैं अलॉटमेंट रिटेल वालों को सिर्फ 20 लॉट्स की मिल सकती है। यहां खड़े हैं 500 लोग, अब यहां पे मिल गई, तो यानी 480 ऐसे लोग थे जिनको नहीं मिली। अब ये सेकेंडरी मार्केट में जब लिस्टिंग होगी तब भागेंगे बाय करने के लिए। समझ आता है कि डिमांड है। बट दूसरी तरफ समझते हैं,
आईपीओ अलॉटमेंट मिल सकती है 490 लोगों को, लाइन में खड़े हुए हैं 500 लोग, तो सिर्फ 10 लोग ही ऐसे रह गए। अब यहां पर सप्लाई ज्यादा है, क्यों? क्योंकि भाई ऑलरेडी 490 लोगों को मिल चुका है, सबके खाते में पड़ा हुआ है। वापस से एग्जांपल याद करो, वोडाफोन वाला, यस बैंक वाला, क्यों? क्योंकि सबके खाते में पड़ा हुआ है, नंबर 1। अब वाइनल आते हैं, ये आईपीओ का हाल तो आप देख चुके हो, इसका भी क्या हुआ था, इसका भी क्या हुआ, इनफैक्ट इसका भी क्या हुआ था, ये भी लिस्टिंग पे डिस्काउंट पे लिस्ट हुए थे सारे आईपीओ। जितना बड़ा आईपीओ उतना सा ट्रबल। बट क्वेश्चन, लिस्टिंग गेन लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म लिस्टिंग गेन लॉन्ग टर्म के लिए रख सकता हूं, डेफिनेटली रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री काफी अच्छे मोटे मूव से मूव कर रही है। मारुति हम लोगों ने देख लिया, टाटा मोटर्स वगैरह हम लोगों ने देख लिया, ईवी वगैरह में भी ये लोग आ रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म वालों का सेट है, अप्लाई करो। हो सकता है अगर थोड़ा बहुत अप एंड डाउन भी खुले, कोई टेंशन नहीं है, आप लॉन्ग टर्म के लिए आराम से होल्ड कर सकते हो। अब आते हैं लिस्टिंग वालों की तरफ। डू नॉट एक्सपेक्ट कि ये बंपर लिस्टिंग गेन देके जाएगा, 30%, 40%, 100% लिस्टिंग गेन देके नहीं जाएगा। क्यों? सप्लाई ज्यादा है, एसेट्स में ड्रॉप हुआ है, उससे भी सबसे बड़ी बात मार्जिन 5-6% के हैं। ये इंडस्ट्री चेंज होती रहती है, अगर कोई कल नया ईवी निकाल देगा, कहीं वापस से जीएसटी का कोई मैटर वगैरह आ गया, किसी मॉडल में ट्रबल वगैरह आ गया, तो इस इंडस्ट्री पे ना, इस कंपनी में डेंट वगैरह पड़ जाता है। ये एक सबसे बड़ा ट्रबल है। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी 28,000 करोड़ का है, 2 गुना 3 गुना के आसपास ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाएगा, और हो ज्यादा इससे क्या होगा। अब लिस्टिंग गेन की बात करें, मैं जो एक्सपेक्ट करूंगा 5 से 7% लिस्टिंग गेन ही होगा। दोबारा से सुन लो, 5 से 7, 10% तक ही लिस्टिंग गेन होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। सो माय एडवाइस फॉर सेफ ट्रेडर्स इज अवॉइड करो इस आईपीओ को, क्योंकि ज्यादा बड़ा आईपीओ है, लिस्टिंग खुली 2, 3, 5%, फिर धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो। अगर आप रिस्की ट्रू मॉडरेट ट्रेडर हो, एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो, बट अगेन फुल फोर्स में अप्लाई नहीं करेंगे। जैसा मैं हर बार बोलता हूं, मम्मी के अकाउंट से, पापा के अकाउंट से, उस तरीके से अप्लाई नहीं करने वाले हैं। ये थे Hyundai आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस, जहां पर मैंने लॉन्ग टर्म, लिस्टिंग गेन, सेफ ट्रेडर, मॉडरेट ट्रेडर, सारी कैटेगरीज वगैरह कवर कर ली है। वीडियो यूजफुल लगा हो, प्रोडक्टिव लगा हो, शेयर विद द फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।